दूसरा जो पॉइंट था वो है आपका अनुदान, चैरिटी प्रतिमान, जैव केंद्रित प्रतिमान, क्रियात्मक एवं मानव अधिकार प्रतिमान। इसके अंतर्गत अनुदान प्रतिमान के कुछ मॉडल्स हैं जिनके द्वारा हम अक्षम बालकों को किस तरीके से हम आप उस चीज़ को देखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और वो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है आपका विशिष्ट शिक्षा के उदाहरण। विशिष्ट शिक्षा का जो अवधारणा है उसके अंतर्गत हम इस चीज़ को देखेंगे कि वास्तविकता में एक तो सही बालक की शिक्षा और एक विशिष्ट शिक्षा, जिसके अंतर्गत जो विशेष बालकों के लिए शिक्षा बनाई गई है उस शिक्षा के अंतर्गत हम विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा, या दूसरा है एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा। दो प्रकार की शिक्षा पढ़ेंगे आप, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में हम आप सभी को एक साथ सारी एक्टिविटी में एकीकृत तरीके से बालक को इस प्रकार से समझाएंगे। और समावेशी शिक्षा पहले अच्छा बालकों को एक हेतु दृष्टि के द्वारा विद्यालय में प्रवेश नहीं किया जाता है, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। उन स्थितियों के अनुसार समावेशी शिक्षा का प्रचलन है और उस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में ऐसे बालकों को भी शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण अधिकार है। इसीलिए तीसरा जो बात है आपकी विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के दर्शन, और इसी में हम आपको समावेशी शिक्षा के दर्शन की व्यवस्था को करेंगे। दूसरा है सेकंड इकाई। दूसरी जो इकाई है आपकी कानूनी, विधिक, नीतिगत परिप्रेक्ष्य, लीगल पॉलिसीज, लीगल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इसमें आपको क्या है, कानूनी विधिक रूप से कौन कौन से नियम कानूनी तरीके से किन नियमों को निर्धारित किया गया है, उन सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत देखेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी एक्ट 2009। जैसा कि आपको ये बताया है, ब्लूटूथ चल रहा है, जैसा कि आपको बताया पहले भी आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने अध्ययन किया था आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन इसमें अक्षम बालकों को किस प्रकार से आरटीए के अंतर्गत लाया गया है और उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं वो आपको इनके अंतर्गत देखने को मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है आपका राष्ट्रीय नीतियाँ, नेशनल पॉलिसी। राष्ट्रीय नीतियों में आपकी राष्ट्रीय नीति 1968, राष्ट्रीय नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और तीसरी आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, और लेकिन आप कहोगे कि साहब सेकेंड ईयर में भी आप क्यों बात कर रहे हो, तो सेकेंड ईयर में पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें इनके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में इन अक्षम बालकों के लिए क्या प्रावधान है, अक्षम बालकों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, वो हम राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत उनको अध्ययन करेंगे। इसीलिए हम उन व्यवस्थाओं को देखेंगे। तीसरा चौथा जो पॉइंट है वो है आपका आदिवासी बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर डिसेबिलिटी 2006। ये विशेष बालकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। इसी के साथ पांचवा जो पॉइंट है वो आपका सर्व शिक्षा अभियान 2000 ऐसे जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन अक्षम बालकों के प्रति हम इसको यहाँ पढ़ेंगे और आज इसका नाम बदल करेंगे, क्योंकि दो स्थितियाँ पढ़ते थे हम, एक एसएससी और एक रमसा। एसएससी प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र था और रमसा माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र था। इसीलिए एसएससी और रमसा इन दोनों को मिलाकर के आज इसका नाम बदल गया है। ये तो आपकी सिलेबस में है, इसीलिए हम उसको एसएससी पढ़ रहे हैं। लेकिन आज वर्गीय रूप में यदि आप इस चीज को देखें तो वास्तविकता में ये एसएससी नहीं है, और एसएससी और रमसा, एसएससी प्लस रमसा, इन दोनों को मिलाकर के इसका नाम हो गया है समसा। आज जो वर्गीय रूप में है वो समसा है, लेकिन उसको भी हम बताएंगे आपको, और क्योंकि आपके सिलेबस में एसएससी और रमसा दोनों हैं, इसीलिए इनको भी हम बताएंगे।
चौथा जो पॉइंट है आपका वो है आपका असमर्थी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा एवं संशोधित कार्य योजना। असमर्थी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सारे बच्चों के साथ में, कक्षा के साथ में आप इन असमर्थी बालकों को के लिए समावेशी शिक्षा किस प्रकार से तैयार करोगे और उसमें उनकी संशोधित कार्य योजना क्या है। ये संशोधित कार्य योजना किस प्रकार से तैयार की जाएगी ये भी इसी के अंतर्गत है। और सातवां जो पॉइंट है वो है आपका माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना। हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे थे, लेकिन यदि कोई व्यवस्था की माध्यमिक स्तर पर उस चीज को हम ले जाए तो माध्यमिक स्तर पर भी विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना बनाई गई है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरी जो इकाई है आपकी वो है आपकी कक्षा में सभी के लिए समावेशी प्रथाएं, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम ऑफ ऑल स्टूडेंट। मतलब कक्षाओं में सभी के लिए समावेशी प्रथाएं। एक कक्षा में सभी प्रकार के बालक पढ़ते हैं, कुछ 90% वाले होते हैं, कुछ 50% वाले होते हैं, कुछ सक्षम वाले होते हैं। उनके लिए यदि हम वास्तविकता में देखें तो समावेशी प्रथाएं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार के तरीके आप उन चीज़ों के लिए अपनाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपका विद्यालय तत्परता, स्कूल रेडीनेस, विद्यालय तत्परता। कहने का मतलब विद्यालय तत्परता में पढ़ेंगे एक बालक विद्यालय जाने के लिए कितना तत्पर होता है। आप देखते हैं कि कुछ बालक विद्यालय जाने के लिए रोते हैं और कुछ बालक विद्यालय जाने के लिए जल्दी से जगते हैं और तैयार हो जाते हैं। तो वो अंतर है, वो क्यों अंतर है वो चीज यहाँ देखेंगे कि विद्यालय तत्परता में हमें क्या करना है, बालक को ऐसी किस प्रकार से शिक्षा देनी है, किस प्रकार से विद्यालय वातावरण अपनाना है जिससे कि बालक सुबह जल्दी उठे और कहे कि मुझे स्कूल जाना है। इसके लिए कुछ नहीं है, बच्चे को इस प्रकार से शिक्षित करना है कि बच्चा जब आए तो हंसता हुआ आए और बच्चा जब घर के लिए जाए तो हंसता हुआ जाए, तो वो अपने आप ही दूसरे दिन विद्यालय के लिए इसी प्रकार से अपने आप तैयार होकर के चलेगा। इसीलिए विद्यालय का तत्परता। दूसरा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। आपने ICT पढ़ी है, पूरा पेपर था आपका। ICT के माध्यम से आप सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से आप इन अक्षम बालकों के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं करेंगे, किस प्रकार से प्रावधान करेंगे, इस चीज को भी हम यहाँ देखेंगे। कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें यदि हम बालकों के लिए उपलब्ध कराएं तो उनकी शिक्षा भी एक अच्छी शिक्षा के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। इसी के साथ तीसरा जो पॉइंट है आपका अनुकूल एवं सहायक उपकरण। कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि हम अक्षम बालकों के लिए उपलब्ध करा दें तो उन बालकों को पढ़ने में, लिखने में, सीखने में बहुत सी सहूलियत मिलती है, बहुत से फायदा मिलते हैं और उनसे वो बालक आनंद के साथ अध्ययन करता है। इसीलिए अनुकूल एवं सहायक उपकरण, वो उपकरण कौन कौन से होंगे इनके माध्यम से हम उस बालक को अच्छी प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सकें। और चौथा जो पॉइंट है वो है आपका व्यक्तिगत आवश्यकता वाले छात्रों हेतु अनुदेशन प्रवर्तन। कुछ व्यक्तिगत आवश्यकता, प्रत्येक बालक की अपनी आवश्यकता होती है। विकलांगता अलग अलग तरीके की होती है, वो अक्षम बालक भी अलग अलग तरीके के होंगे। अक्षम बालक जब अलग अलग तरीके के होंगे तो उनकी एक व्यक्तिगत आवश्यकता भी अपनी अलग होगी। उस व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे छात्रों के लिए क्या अनुदेशन प्रवृत्तियों का उपयोग करें, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है तीसरी इकाई का वो है आपका प्रलेखन, अभिलेख, संरक्षण एवं रखरखाव, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब रिकॉर्ड्स विद्यालय में कैसे रखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है, और कीपिंग एंड द मेंटेनेंस, और इसका रखरखाव हम कैसे करते हैं। तो आप सब जानते हैं, ब्लॉक टीचिंग में भी आपने देखा, इंटर्नशिप में भी आपने देखा कि बालक विद्यालय बहुत से रिकॉर्ड होते हैं। उन रिकॉर्ड्स में कुछ अस्थायी रिकॉर्ड होते हैं, कुछ स्थायी रिकॉर्ड होते हैं। उन रिकॉर्ड्स का किस प्रकार से रखरखाव किया जाता है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन सा रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सा रिकॉर्ड एक लंबे समय के लिए हमें उपयोग में लेना पड़ता है, वो सारी जानकारी आपको इस रिकॉर्ड के अंतर्गत आपको बताएंगे।
तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो पेपर है आपका समावेशी विद्यालय का निर्माण, ये आपको एक अच्छा लगेगा। इसमें ज़्यादा यूनिट भी नहीं है, 3 यूनिट्स हैं। तो 3 यूनिट्स को हम क्रम से आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाते हुए आप इस चीज़ को देखेंगे तो देखते हुए समझ में आएगा। इसी के साथ मैं आगे की आपकी क्लास जब लूँगा उसमें पहला वो क्या कहते हैं, समावेशी विद्यालय का निर्माण इकाई फर्स्ट से शुरू करूँगा। थैंक यू।